हेलो दोस्तों, आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज कल हमने बात करी थी विदेशी आक्रमणों में अरब अरब के बारे में। आज पढ़ेंगे तुर्कों में। तुर्क आक्रमण तुर्क तुर्क के शासक। कल अरब के शासक में पढ़े थे हमने। अलजाद का दामाद था एमबी के मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सिंध पर हमला किया। भारत पर पहला मुसलमान था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। उसने आक्रमण किया था गजवा हिंद के नाम से आक्रमण किया था भारत पर, और उसने जजिया कर लगाया था भारत पर। जजिया कर किन किन को देना पड़ता था? गैर मुसलमानों को छोड़ा, किन किन को? विधवा, ब्राह्मण और विकलांग को छोड़ा था। और मतलब सबसे पहले ब्राह्मणों पर कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने जो अपन दिल्ली सल्तनत में जब तुगलक का वंश पढ़ेंगे तब उसमें चर्चा करेंगे कि ब्राह्मणों पर किस वजह से कर लगाया था। अब देखते हैं तुर्क के आक्रमण के बारे में। तो चलिए, वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए। अब ग्रुप डी की एग्जाम आ चुकी है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, राजस्थान पुलिस, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल आपके लिए सब तरीके से हेल्पफुल रहने वाली है। अपन बेसिक से जीरो, जहाँ से जीरो लेवल कहते हैं ना, वहाँ से शुरू करते हैं इसको और एंड तक खत्म करेंगे। चलो तो देखते हैं वीडियो को। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आप चैनल पर नए हो तो तुर्क हेडिंग डालते हैं, तुर्क विदेशी आक्रमण पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत में, और इसमें हेडिंग डालते तुर्क। तुर्क है क्या? तुर्क एक गजनी साम्राज्य का एक था। तुर्क में गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? एक अल्पतगीन नामक एक तुर्की सरदार था, इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। उसके गुलाम या दामाद था अल्पतगीन सुबुक्तगीन था। उसने फिर इसकी स्थापना की थी। तुर्क का शासक वही बना था 1977, या एक किताब में 1977 दे रखा है और एक में 1986 में शासक बना था अल्पतगीन। देखते हैं गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की। तुर्क में पड़ता है गजनी साम्राज्य की स्थापना की किसने की थी? गजनी साम्राज्य की स्थापना एक सुबुक्तगीन, अल्पतगीन ने। अल्पतगीन ने। ये एक तुर्क सरदार था। यह तुर्क सरदार, इसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। अल्पतगीन का दामाद था सुबुक्तगीन, जिसने वो आगे जाके शासक बनेगा तुर्क का। तो देखते हैं, इसका दामाद या गुलाम, तो क्या नाम था? सुबुक्तगीन। तो अब सुबुक्तगीन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगीन ने की। ये तुर्की सरदार था और अल्पतगीन का दामाद या गुलाम था सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के बारे में अब चर्चा करते हैं। सुबुक्तगीन हेडिंग डाल लेते हैं, सुबुक्तगीन। यह शासक बना था, ये गजनी का शासक। एक किताब में 1977 या 1986, आप दोनों याद रख लेना, ईस्वी में यह शासक बना। शासक बना था 1977 1986 ईस्वी में। और इसका वंश था, वो था यामिनी वंश का था। इसने भारत का पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर
प्रथम प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पुटअप कर रहा होगा कि तुर्की ने इसने सुबुक्तगिन ने शासक भारत पर आक्रमण किया, लेकिन किया कहाँ पे? तो सिंध पर किया था अल्पतगिन ने। अब यहाँ सिंध यहाँ देख लेते हैं। सिंध यहाँ पे है, सिंध यहाँ पे है। तो सुबुक्तगिन ने इस पर सिंध पर आक्रमण किया। तो सिंध का शासक कौन था? जयपाल। सिंध का शासक था जयपाल और सिंध का शासक जयपाल था। तो जयपाल का वंश भी होगा, वंश का नाम था हिंदुशाही वंश। दिख रहा होगा? चलो ऊपर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, फिर से बता दूंगा। इसको मिटा देता हूँ। आए हो आपने उतार लिया होगा 1 2 3। यहाँ पे सिंध। सुबुक्तगिन ने इस पर आक्रमण किया। तो सिंध का शासक कौन था? सिंध का शासक था जयपाल और इसका वंश था, जो वंश का नाम था हिंदुशाही वंश। हिंदुशाही वंश था इसका। सुबुक्तगिन ने भारत पर पहला तुर्की शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया। और कहां पर किया? सिंध पर किया। सिंध का शासक कौन था? जयपाल। और वंश कौन सा? हिंदुशाही वंश था। आगे चलते हैं। इसका उत्तराधिकारी कौन बनाएगा? इसके शासनकाल में जो उत्तराधिकारी था वो कहाँ का शासक बना? चलो देखते हैं। इसको मिटा देता हूँ। इसका उत्तराधिकारी था उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, या शॉर्ट फॉर्म MG। सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, या शॉर्ट फॉर्म MG। और सुबुक्तगिन के शासनकाल में महमूद गजनवी खुरासन का शासक था। MG महमूद गजनवी खुरासन का शासक था। महमूद गजनवी ने राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से भी संघर्ष करना पड़ा था इसको राजगद्दी के लिए। देख लेते हैं महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से भी संघर्ष करना पड़ा। तुर्क का जो सुबुक्तगिन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनवी, शासनकाल में ही सुबुक्तगिन का शासनकाल में ही MG खुरासन का शासक था। महमूद गजनवी को राजगद्दी के लिए अपने भाई इस्माइल से भी संघर्ष करना पड़ा। तो अब देख लेते हैं। महमूद गजनवी की सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है।
मृत्यु हुई थी सुबुक्तगीन की 1997 में ईस्वी में। मृत्यु हो जाने के बाद इसने कसम खाई थी कि जब तक, महमूद गजनवी ने कसम खाई थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं भारत पर आक्रमण करूंगा। इसलिए महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, जिसमें जो महत्वपूर्ण आक्रमण होंगे उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो महमूद गजनवी का पहले शासनकाल के बारे में देखते हैं, कौन कौन सी इसने उपाधि धारण करी। इसने खलीफा का जो सुल्तान का पद था किसके कहने पर लिया था, तो इसके कौन कौन से उपनाम थे, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। अब हेडिंग डालेंगे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी अपने जो अपना पिता था उसके मरने के बाद इसने शासक गजनी का शासक बनाए, शासन ग्रहण किया 1998 में, 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। गजनी का शासक बना, जो इसने सुल्तान का पद ग्रहण किया। किसके कहने पर किया? सुल्तान पद की मान्यता ली। सुल्तान पद की मान्यता किससे ली? बगदाद का एक खलीफा था कादिर, उससे इसने सुल्तान पद की मान्यता ली थी। बगदाद के खलीफा कादिर से इसने जो इसके उपनाम थे वो हैं उपनाम है मूर्ति भंजक, इसलिए पड़ा क्योंकि सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किए थे। तब इसने सोमनाथ के मंदिर में जितने भी पत्थर थे उनको सबको ले जाके मक्का मदीना और गजनी की जो मस्जिद थी उनमें सब में सोमनाथ के मंदिर को पत्थर को लगवा दिया, इसलिए इसका नाम मूर्ति भंजक पड़ा। और दूसरा था बुत सिकन, जो इसने उपाधि धारण की थी वो थी यामनी उद्दौला और अमीन इल मिल्लत उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी थी? यामिनी उल दौला सेकंड नंबर पे है पहली, और दूसरी थी अमीन उल मिल्लत। यामनी उपाधि थी इसकी यामनी उल दौला अमीन उल मिल्लत। यामनी उल दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। साम्राज्य का इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ दिख रहा होगा। और अमीन उल मिल्लत का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, मुसलमानों का संरक्षक। तुर्क महमूद गजनवी पढ़ रहे हैं। महमूद गजनवी शासक बना था 998 ईस्वी को, गजनी का शासक बना। सुल्तान पद की मान्यता ली थी बगदाद के खलीफा कादिर से। उपनाम इसके मूर्ति भंजक और बुत सिकन, और उपाधि धारण की थी यामनी उल दौला और
यामनी उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत इसका मतलब होता है मुसलमानों का संरक्षक। तो आगे चर्चा करते हैं इसके आक्रमणों के बारे में। भारत पर इसने कसम खाई थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं भारत पर आक्रमण करता रहूंगा। तब से इसने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक कुल 17 आक्रमण किए थे। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बारे में, आक्रमण के बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इनको मिटा देता हूं मैं, आयो को आपने उतार लिया होगा। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग। इनके आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे? एक तो अपने साम्राज्य को पूरे एशिया में, पूरे सिंध एशिया में फैलाना था। भारत का जो भी एशिया उसमें फैलाना था अपने साम्राज्य को, और धन लूटना था इनका मुख्य उद्देश्य था। तो इनके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। प्रथम आक्रमण किया था इसने 1000 ईस्वी में जयपाल पर, जो सिंध का शासक था। यह था शासक था सिंध का। शासक था सिंध का। 1000 ईस्वी में जयपाल पर आक्रमण किया इसने, सिंध पर किया, लेकिन महमूद गजनवी पराजित हुआ था महमूद गजनवी, लेकिन सिंध पर आक्रमण किया परंतु असफल रहा। फिर महमूद गजनवी हार मानने वालों में से नहीं आ। वही बात है ना, एक बार हार चुका हूं तो दोबारा पुनः प्रयास करने में क्या जाता है। ऐसे ही भर्ती आती जाती रहती है, पेपर पास नहीं हुए, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। ये हार, फिर पुनः इसने दूसरा आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, पुनः जयपाल पर किया, लेकिन इस बार इसको नाम दे दिया पेशावर का युद्ध। पुनः जयपाल पर किया, पुनः जयपाल पर किया। इस बार जयपाल हार गया, और जयपाल हार बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए इसने अपने आप को आत्महत्या कर लिया, खुदकुशी कर ली। जयपाल पर आक्रमण किया और जयपाल हार सहन नहीं कर पाया, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। भाई मोहम्मद गजनवी ने जयपाल पर आक्रमण किया, तब वो असफल रहा था, उसने तो ऐसा नहीं करा, लेकिन इसने पेशावर का 1001 ईस्वी मोहम्मद गजनवी ने पुनः आक्रमण, भारत पर आक्रमण किया था। उसको तो वैसे अपने पिता की मृत्यु की चिंता सता रही थी कि उसने भारत में मृत्यु हुई थी, तो पुनः जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन जयपाल इस बार हार सहन नहीं कर सका, तो और आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट कुछ छठा आक्रमण देखते हैं, 1008 ईस्वी में किया था। चौथा आक्रमण 1008 ईस्वी में मुल्तान का युद्ध, इसको नाम दिया था मुल्तान का युद्ध। और यहाँ फिर पुनः सिंध पर किया था, आनंदपाल पर शासक था आनंदपाल। ये आनंदपाल यही जयपाल का बेटा था।
पिता था, यहाँ पे लिख देता हूँ, पिता था इसका जयपाल। 1000 मुल्तान के युद्ध में इसको हार का सामना करना पड़ा। आनंदपाल हार गया इस युद्ध में। और 1009 ईस्वी में पुनः मोहम्मद गजनवी ने पुनः आक्रमण किया और आनंदपाल फिर से हार गया। लेकिन आनंदपाल ने ऐसा नहीं दोहराया कि वो वापस अपने पिता की तरह आत्महत्या कर ले। आनंदपाल शक्ति था, इसलिए उसने आत्महत्या नहीं की और 1009 में फिर पुनः आक्रमण किया। देखते हैं, आपने उतार लिया होगा, 3 आक्रमण हो गए। एक 1009 ईस्वी में बेहंद का युद्ध, बेहंद युद्ध पुनः आनंदपाल को हराया, आनंदपाल को हराया। ये इसने अपने पिता की तरह नहीं किया, अपने पापा था जो जयपाल, उसने उसकी तरह नहीं किया। 1009 में फिर पुनः हराया था इसने, महमूद गजनवी ने। 1000 फिर किया था। 1013 ईस्वी में थानेश्वर पर विजय की थी। फिर देख लेते हैं 1013 ईस्वी में थानेश्वर पर विजय की। पर सफल रहा। कौन रहा? मोहम्मद गजनवी। 1013 ईस्वी में 1018 ईस्वी में कन्नौज पर विजय प्राप्त की इसने। 1018 ईस्वी में कन्नौज पर विजय प्राप्त की। अब पता होना चाहिए कि कन्नौज का शासक कौन था। कन्नौज का शासक था, मार्कर चेंज कर लेते हैं, राजा पृथ्वीयार राज्यपाल। ये था यहाँ का राजा। कन्नौज का विजय प्राप्त किया 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर विजय, जो गुजरात में पड़ता है सोमनाथ मंदिर पर विजय प्राप्त की। वहीं से इसका मूर्ति भंजक नाम पड़ा था कि इसने जो भी सोमनाथ के मंदिर पे जो पत्थर लगे हुए थे सोमनाथ के, जो उसने मक्का, मदीना और गजनी में जाकर उन पत्थरों को चुनवा दिया, सब दीवारों पे लगवा दिया था। 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर विजय। सोमनाथ गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ के शासक कौन था पता होना चाहिए। शासक था भीम फर्स्ट था। सोमनाथ पर विजय प्राप्त की 1025 ईस्वी में। शासक था भीम फर्स्ट और इसका वंश था, यहीं पे लिख देता हूँ, जो वंश था चालुक्य वंश या सोलंकी। चालुक्य वंश था। नेक्स्ट देखते हैं 1000 लास्ट, जो जाट जाति के सिंध के खोकर व जाट जाति के लोगों के खिलाफ था, वह 1027 ईस्वी में जो इसका अंतिम अभियान था। फिर इसकी 1030 ईस्वी में कुछ कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है। कोई किताब अलग बताती, कोई क्या बताता है, तो अपन को मतलब नहीं है। अपन को याद होना चाहिए कि 1030 ईस्वी में इसकी महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। देख लेते हैं इसका लास्ट अभियान
लास्ट अभियान सबसे पता होना चाहिए, मेन इंपोर्टेंट है 1025। ये सोमनाथ पर विजय कब प्राप्त की? 1025 ईस्वी में। शासक कौन था? भीम फर्स्ट। 1010 और एक है थानेश्वर पर 1023 में थानेश्वर पर विजय सफल रहा था मोहम्मद गजनवी। मिटा देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट अभियान था इसका 1027 ईस्वी में सिंध के खोखर व जाट जाति के लोगों के खिलाफ था, जो इसका अंतिम अभियान था महमूद गजनवी का 1027 ईस्वी में सिंध के खोखर व जाट जाति के लोगों के खिलाफ क्योंकि इसलिए जाट जाति के लोगों के खिलाफ इसलिए आक्रमण किया क्योंकि इन्होंने ये ज्यादा होशियार बन गए थे और महमूद गजनवी ने जो धन लूटा था सोमनाथ के मंदिर का, वो उन धनों को लूटकर अपने अपने घर ले आए और उनको सैनिकों को कुछ दबोच भी दिया था इन्होंने। तो इसलिए इसने महमूद गजनवी को गुस्सा आ गया था। तो महमूद गजनवी फिर 1027 ईस्वी में इनके ऊपर आक्रमण किया और ये महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था। मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। हमको कोई मतलब नहीं है कब कैसे मृत्यु हुई कैसे नहीं हुई, हमको तो ये पता होना चाहिए कि मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई थी। 1027 ईस्वी में सिंध के किस वजह से आक्रमण किया था ये कोई मायने नहीं रखता, पर यह मायने रखता है कि खोखर जाट जाति के लोगों के खिलाफ कब आक्रमण किया था और कौन सा अंतिम अभियान था। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1027 में किया था और यही इसका अंतिम अभियान था और 1023 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके इतिहासकारों की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सी पुस्तक है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं। इसके साथ कौन कौन से विद्वान भारत आए थे। एक बात और, 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने विद्यासागर चंदेल से संधि की। 1008 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने विद्यासागर चंदेल से संधि की। मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार जो प्रमुख हैं उनके मैं नाम बता रहा हूँ, कौन कौन प्रमुख हैं इतिहासकार। फर्स्ट नंबर पर है उत्बी। इसकी पुस्तक का नाम है, जो रचना की थी इसने, या पुस्तक का नाम है, एक सेकेंड, जो किताब रचना की थी इसने, किताब उल यामिनी। इसका एक इतिहासकार ये हो गया। सेकंड इतिहासकार है, सेकंड का नाम है फिरदौसी। इसने रचना की शाहनामा। थर्ड का नाम है अलबरूनी। उसने 2 रचना की थी, किताब उल हिंद और तहकीक ए हिंद। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई होप आपने उतार लिया होगा, यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड इतिहासकार कौन था। तीसरे का नाम है अलबरूनी।
कौन कौन सी रचना की थी उनके बारे में देख लेते हैं। पहली है किताब हिंद, और दूसरी का नाम है तहकीक हिंद, तीन इतिहासकार हुए मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे। पहले था उत्बी जिसने रचना की थी किताब उल यामिनी, दूसरे का नाम है फिरदौसी रचना की शाहनामा की, तीसरे का नाम है अलबरूनी किताब हिंद और तहकीक हिंद की रचना की। इसने जो पुस्तक है पुस्तक की रचना 1 और 2। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसने एक गजनी में विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी उसके बारे में भी, और इसने सेना के उच्च पद पर किन किन को रखा, और भारत के जो इसके विद्वान इतिहासकार हुए वो भारत कौन कौन के महमूद गजनवी के कौन कौन से साथ आए थे उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। महमूद गजनवी के साथ आए विद्वान के साथ भारत आए विद्वान, पहला है उत्बी, दूसरे का नाम है फिरदौसी, तीसरे का नाम है अलबरूनी, चौथे का नाम बैहाकी, पांचवे का नाम है फारूकी। ये पांचों महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसने वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो भी महमूद गजनवी ने जो गजनी में महमूद गजनवी ने गजनी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। विश्वविद्यालय स्थापित किया। महमूद गजनवी ने विश्वविद्यालय स्थापित किया गजनी में, और महमूद गजनवी ने जो आक्रमण के समय सोमनाथ के आक्रमण के समय लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ आक्रमण के समय लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया। दोस्तों आज की वीडियो इतनी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जो सब्सक्राइब के बटन में घंटा आता है उसको दबाना ना भूले प्लीज, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जब भी आएगा। थैंक यू। आज का वीडियो इतना ही। कल मोहम्मद गोरे के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत आ जाती है। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे की 1206 में 1206 से 1526 तक चलता है, क्योंकि 1526 में मुगल शासक आ जाते हैं बाबर, जिसने इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध किया था। तो थैंक यू। वीडियो आज इतना ही।